देखिए आज का अपना टॉपिक है आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आयनिक त्रिज्या किस प्रकार से बदलती है, अर्थात आवर्त में और वर्ग में इसकी क्या कंडीशन होती है और आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है कि आयनिक त्रिज्या, इसमें एक शब्द आ रहा है आयन, ध्यान सुने आप, आयन। देखिए आयन का निर्माण कब होता है, आयन कब बनते हैं। मैंने आपके लिए आधुनिक आवर्त सारणी में एक चीज बताई थी कि आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु होते हैं और दाईं ओर कौन होते हैं, अधातु होते हैं। धातु जो होते हैं विद्युत धनी तत्व होते हैं, जबकि अधातु विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि धातु जो होते हैं ये धातु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर करके ये कैसा आयन बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं। जब भी कोई तत्व परमाणु आयन छोड़ता है, आयन ग्रहण त्यागता है, तो आयन के त्यागने पर उस पर कैसा आवेश आता है, प्लस आवेश, अर्थात तो धनायन का निर्माण कर लेता है। और जब भी कोई तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने पर वो कौन सा आयन बनाता है, ऋणायन का निर्माण करता है। और यही दोनों क्या हैं, आयन हैं। एक तो धनायन होता है, एक कौन होता है, ऋणायन। अर्थात किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के पश्चात क्या बनते हैं, आयनों का निर्माण होता है। और इस आयन की त्रिज्या को ही अपन क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। किसी भी आयन की त्रिज्या को अपन क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब बात यह आती है, यहां पर दो प्रश्न बनते हैं इसमें, छोटे छोटे प्रश्न क्या बनते हैं। एक प्रश्न तो यह बनता है कि क्या कारण है कि धनायन का आकार उसके संगत परमाणु से छोटा होता है। क्या प्रश्न बनता है, दोबारा सुने आप। क्या कारण है कि, लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर प्रश्न को, क्या कारण है कि धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से छोटा होता है। सुनिए अब, एक प्रश्न तो यह बन जाता है, और एक प्रश्न यह बनता है कि क्या कारण है कि ऋणायन का आकार, धनायन जब क्या जाएगा, ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, दो प्रश्न बनते हैं यहां पर, पेपर में आ जाते हैं कई बार 2 नंबर के प्रश्न। एक आता है कि धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से छोटा क्यों होता है, और दूसरा धनायन जब क्या आता है, ऋणायन, और छोटे जी क्या जाता है, बड़ा। ऐसा क्या कारण है, तो देखिए ऐसा कारण यह है कि धनायन जो होते हैं, धनायनों की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की। जैसे हम बात करें सोडियम परमाणु की, Na, सोडियम परमाणु का सूत्र प्रतीक क्या होता है, Na। सोडियम जो परमाणु होता है, इस सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। कितना होता है, 11 होता है। जब इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका अपन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 281। क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 281। क्यों लिखते हैं 281, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11। K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L कोष में कितने, 8, और M कोष में कितना, 1। 8, 2 और 8 10 और 1 11 हो गए 11। लिखना मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 281। अब बात करें कि सोडियम परमाणु क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्योंकि सोडियम क्या है, धातु है, और धातु कैसे होते हैं, विद्युत धनी होते हैं। जब धातु विद्युत धनी होते हैं तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। क्यों, क्योंकि इनका देखिए K कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, L कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, M कोष में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है इनके पास में। और जब भी किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये प्राय अपने इन इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो यहां पर भी इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह अपने 1 इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोष से त्याग कर देता है। देखिए सोडियम परमाणु है, इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। इलेक्ट्रॉन का जब त्याग किया है तो Na पर कैसा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश।
कैसा आवेश आता है, प्लस आवेश। यहां पर था सोडियम परमाणु, लेकिन यहां पर बन जाता है सोडियम धनायन। क्या बन जाता है बेटा, सोडियम धनायन। ध्यान सुनना, आप क्या बना लिया, सोडियम धनायन, क्योंकि इसने यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन Na ने पृथक किया था, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और ये रह जाता है इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8। कितना रह जाता है, 2 8, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, निकल गया बाहर। अब आप ये कहेंगे कि सर ये धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से छोटा कैसे हो गया। देखिए छोटा ऐसे हो जाता है, इसकी आप संरचना बनाइए। यहां पर वैसे में आपको देखिए किताब में लिखा हुआ है कि 186 pm तो इसकी आयनिक त्रिज्या है, और इसकी हो जाती है कितनी, 95 pm। इसकी आयनिक त्रिज्या का मान है 186 pm। pm कहते हैं पिकोमीटर को, आयनिक त्रिज्या मापने की इकाई है पिकोमीटर, ठीक है ना। तो 186 pm तो इसकी है, और इस धनायन की होती है 95 pm। तो आकार घट गया, यहाँ पर 186 और यहाँ पर कितना है, 95। लेकिन आप सही तरीके से समझिए खोल करके इसको, देखिए Na की जब अपन संरचना बनाते हैं तो ये तो होगा इसका नाभिक, और नाभिक में क्या हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। अब बात करें अपन, देखिए के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एल कोष में कितने हो गए, 8, 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। कितनी कक्षाएं हैं नाभिक के बाहर, 3। कितनी कक्षाएं हैं, 3। तो इसका आकार अर्थात इस आयन की त्रिज्या कहां से कहां तक की होगी, यहां से लेकर और यहां तक की, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास रह गया 2,8। तो एक इलेक्ट्रॉन जब खत्म हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के खत्म होते ही इसका पूरा बाह्यतम कोष क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हो गया कम। तो इसका आकार क्या हो गया, घट गया। तो इसलिए आयनिक जो त्रिज्या इसका जो धनायन का जो आकार होता है, वो धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहां पर आकार बड़ा होता है, लेकिन यहां पर आकार कैसा होता है, इसका छोटा हो जाता है। इसलिए धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से कैसा होगा, छोटा होगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, लेकिन दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से कैसा होता है, बड़ा होता है। बड़ा कैसे हो जाता है, देखिए बात करें Na के साथ में कौन आयन बनाता है, Cl बनाता है, NaCl। तो Na इलेक्ट्रॉन त्यागता और Cl ग्रहण करता है, और ग्रहण करके दोनों रासायनिक बंध बना करके NaCl आयन का निर्माण कर लेते हैं। आयनिक यौगिक है NaCl। देखिए Cl परमाणु क्रमांक होता है इसका कितना, 17। कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2,8,7। कितना होता है, 2,8,7। के कोष में 2, एल कोष में 8 और एम कोष में 7। और जब किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 होती है, तो ये प्राय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, देते नहीं है। इसके बाह्यतम कोष में कितने हैं, 7। अब इस कक्षा को स्थायी होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ये अपने निकटवर्ती परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ग्रहण कर करके क्या करता है, ऋणायन का निर्माण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, Cl- आयन बना लेता है। यहां पर रखने अपन क्लोरीन परमाणु, ठीक है, और ये बन गया आपका क्लोरीन ऋणायन या क्लोराइड आयन, ऋणायन, ठीक है ना। यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2, 8, 7। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये हो गया 2, 8, 8। कितना हो जाएगा, 2, 8, 8। तो देखिए जब यहां पर इलेक्ट्रॉन कम था, तो कम के पश्चात यहां पर इसकी जो आयनिक त्रिज्या थी वो थी 99 pm, 99 पिकोमीटर, और इधर हो जाती है इसकी 181 पिकोमीटर, 181 पिकोमीटर। तो यहां पर इसका आकार कम है, और यहां पर इसका आकार ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रभावी नाभ के आवेश का मान कम हो जाता है। इसलिए नाभिक और बाह्यतम कक्षाओं की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो दोनों के प्रश्नों को दिक्कत किसी लिए, पहला प्रश्न क्या कारण है कि धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से छोटा होता है, और दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी,
आयनन एंथैल्पी। देखिए आयनन एंथैल्पी क्या होती है? देखिए कोई भी तत्व है तो उस तत्व के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। अब ये जो दो चीजें आती हैं, एक तो आती है आयनन एंथैल्पी और एक आती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसका अपन आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक तो है आयनन एंथैल्पी और एक आती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता ये कहते हैं उसको। ठीक है ना, लेकिन उसका बाद में अध्ययन करते हैं। पहले देखिए आयनन एंथैल्पी, तत्व जो होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में और त्यागने में या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या फिर ऊर्जा ग्रहण की जाती है। ठीक है, अब जो इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं या ऊर्जा का त्याग करते हैं तो वही ऊर्जा आयनन ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। पहले अपन बात कर रहे हैं आयनन एंथैल्पी की। तो गैसीय अवस्था में किसी तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने में, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है, वह ग्रहण की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है या आयनन ऊर्जा कहलाती है। दोबारा सुने, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने में जितनी ऊर्जा ग्रहण की जाती है वह ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब ये आयनन ऊर्जा जो होती है इसका मान अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग होता है। प्राय आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। ध्यान रखें, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन को, जब मान लीजिए किसी भी तत्व के परमाणु के सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को यदि निकाला जा रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रथम आयनन एंथैल्पी। फिर यदि अपन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इनमें से प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी, इन सब में से सबसे ज्यादा मान किसका होता है? तृतीय आयनन एंथैल्पी को होता है। ध्यान रखें, क्योंकि प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सबसे कम, प्रथम का सबसे कम होता है, उसके बाद द्वितीय का उससे ज्यादा होता है और उससे ज्यादा किसका होता है? तृतीय आयनन एंथैल्पी का होता है। तो ध्यान रखें, पेपर में कई बार इस क्रम को पूछ लेता है कि प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे प्रथम आयनन एंथैल्पी, फिर लिखेंगे द्वितीय आयनन एंथैल्पी, फिर लिखेंगे तृतीय आयनन एंथैल्पी। सबसे कम किसका मान होता है? प्रथम आयनन एंथैल्पी का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी गई ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, जबकि तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रथम आयनन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द्वितीय आयनन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन तृतीय आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी अर्थात जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को मापने की इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक होती है किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल। एक आधे ध्यान रखनी, सबसे याद मुश्किल लेंगे तुम्हारे। एक तो होती है कौन सी? किलो कैलोरी प्रति मोल। किसको मापा जाता है? आयनन एंथैल्पी को। एक होता है किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल। दोनों ध्यान रखें, किलो कैलोरी प्रति मोल और किलो जूल प्रति मोल। किसको मापा जाता है? इसमें आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा को मापा जाता है। अब बात इसमें यह आती है कि आयनन एंथैल्पी की वर्ग में और आवर्त में क्या स्थिति होती है। कोई सा पॉइंटोस में आवर्त और वर्ग की स्थिति हमें ज्ञात होनी चाहिए कि आवर्त में क्या पोजीशन होती है इसकी और वर्ग में क्या पोजीशन होती है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आवर्त में। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जब आवर्त में बाएं से किधर चलते हैं? दाईं ओर चलते हैं। बाएं से किधर चलते हैं? दाईं ओर चलते हैं। तो बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या का मान बताइए, घटेगा या बढ़ेगा? क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना। तो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है। और जब परमाणु त्रिज्या का मान घटता है तो प्रभावी नाभ की आवेश का मान बढ़ता है।
प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। ध्यान रखें, जब भी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है तथा प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आयनन एंथैल्पी है क्या? बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा है। ठीक है, जब आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ेगा। जब प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ता जाएगा तो कंडीशन क्या होगी कि आवेश का मान बढ़ रहा है, नाभिक भी उस पर बल लगा रहा है इलेक्ट्रॉनों पर, और आप उन इलेक्ट्रॉनों को कहां निकाल रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। तो आपको इस नाभ के आवेश के बल से कहीं ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जब जाकर के आपके इलेक्ट्रॉन कहां निकल पाएंगे? बाहर निकल पाएंगे। इसलिए जैसे जैसे आप बाएं से दाईं ओर चलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी किसी आवर्त में, तो आयनन एंथैल्पी का मान उसी प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा। बात करें अपन किसकी? वर्ग की। तो देखिए, वर्ग की वही कंडीशन है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, कहां चलते हैं? ऊपर से नीचे की ओर। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो क्रमशः परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ध्यान रखें, यहां घट रहा है, यहां करेगा क्या हुआ? बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है? कारण मैं आपके लिए बता चुका हूं पिछली वीडियो में। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रत्येक अगले तत्व पर जाने पर परमाणु की संरचना में एक नया कोष जुड़ जाता है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान या परमाणु आकार बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, जब परमाणु आकार बढ़ता हो जाता है तो नाभिक के द्वारा लगने वाला प्रभावी नाभ के आवेश का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब प्रभावी नाभ के आवेश का मान घट जाएगा तो हमें इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आयनन एंथैल्पी मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दिक्कत किसी के लिए? दोबारा सुन ले एक बार। आयनन एंथैल्पी की आवर्त में क्या कंडीशन होती है? देखिए, आयनन एंथैल्पी जब हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो बाएं से दाईं ओर चलने पर क्रमशः परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या घट जाती है। जब परमाणु त्रिज्या घटती है तो प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ जाता है, जिससे बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को निकालना कठिन हो जाता है, इसलिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी मान बढ़ जाता है। बात करें वर्ग की, कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अगले तत्व पर जाने पर परमाणु की संरचना में एक नया कोष जुड़ जाता है, जबकि नाभिक के द्वारा लगने वाला प्रभावी नाभ के आवेश का मान घट जाता है। इसलिए जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो हमें उसके बाह्यतम कोष से, परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान रहता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान वर्ग में घटता है। चलें आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। परिभाषा देते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की। किसे कहते हैं? किसी परमाणु की गैसीय अवस्था से या गैसीय अवस्था में किसी तत्व के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। अभी अपन पढ़ी थी आयनन ऊर्जा, वहां पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा था। इलेक्ट्रॉन लब्धि, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण, लब्धि मतलब प्राप्त करना। ध्यान रखिए, यदि आपके वैसे ध्यान नहीं रहता है कि एक परिभाषा का दें तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन लब्धि मतलब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त की जाती है, जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, वो क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। यदि तत्व
परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने पर ऊर्जा बाहर निकलती है, ध्यान रखना। और यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं तो ऊर्जा ग्रहण की जाती है। और ग्रहण किस में की जाती है? आयनन ऊर्जा में। यहां पर ऊर्जा बाहर निकाली जाती है। दोबारा सुने, किसी तत्व के परमाणु की गैसीय अवस्था में किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बाहर निकाले जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। दोबारा सुने, किसी तत्व की गैसीय अवस्था में उस तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा बाहर निकाली जाती है वो क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। ये इलेक्ट्रॉन लब्धि जो एंथैल्पी होती है इसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जबकि हमने आयनन ऊर्जा में पढ़ा था कि उसका मान हमेशा कैसे रहता है? धनात्मक रहता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की आवर्त में और वर्ग में क्या कंडीशन होती है। देखिए, आवर्त में वही कंडीशन होती है जो आयनन ऊर्जा की होती है। आयनन ऊर्जा में जो मैंने पढ़ाया था वो यहां पर है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो बाएं से दाईं ओर चलने पर परमाणु आकार का मान हमेशा घटता जाता है। और जब परमाणु आकार घटता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता हुआ जाता है। अतः आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। जबकि वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो इस क्रम में अनियमितता पाई जाती है, कहीं पर बढ़ता है कहीं पर घटता है। इसलिए अपन कोई क्लियर नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मान बढ़ेगा या घटेगा। इसलिए यदि एग्जाम में प्रश्न आता है कि वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की क्या पोजीशन होती है, तुम क्या लिखेंगे वहां पर कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान की वर्ग में अनियमितता पाई जाती है। दिक्कत कोई किसी लिए? छोटा सा पॉइंट था आपका। अगला पॉइंट आता है विद्युत ऋणता। लेकिन अब विद्युत ऋणता से पहले नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं इसमें संयोजकता। उसको भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लें, समझ में जल्दी आ जाएगा। खुल लिया मैंने। देखिए, संयोजकता मैं आपके लिए बता चुका हूं पहले कि संयोजकता किसे कहते हैं। देखिए, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास? नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये के कोष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं हमने। ये आपका एल कोष है जिसमें हमने भर दिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। अब हम आपसे कहें कि संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। अब बाह्यतम कोष कौन सा है? ये वाला है, एल वाला। कितने इलेक्ट्रॉन है हमें? 5। अब आप कहेंगे सर जी 5 संयोजकता है इसकी। रॉन्ग, गलत है। परिभाषा के अनुसार गलत है। कैसे गलत है कि हम अब आपके लिए अगला पॉइंट पढ़ा रहे हैं कि संयोजकता का निर्धारण कैसे करते हैं। निकलेगी इसी से, बाह्यतम कोष से। कैसे निकालेंगे? पॉइंट है कि संयोजकता का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, संयोजकता का निर्धारण कैसे करते हैं। पहला पॉइंट, यदि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में, ये वाला बाह्यतम कोष, यदि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होती है, यदि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होती है तो उस तत्व की संयोजकता भी क्रम से 1 2 3 ही होती है। अगर बाह्यतम कोष में क्या इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 1, तो संयोजकता कितने होगी? बाकी 1 ही होगी। यदि आप कोष में कितने बच रहे हैं? 2, तो संयोजकता कितने होगी? बाकी 2 ही होगी। अगर 3 बच रहे हैं तो संयोजकता कितनी होगी उसकी? 3 ही होगी। ठीक है। यदि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, कितनी है? 4, तो क्रम से उसकी संयोजकता भी कितनी रहती है? 4 ही रहती है। चाहे तो इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, चाहे वापस से वापस ले ले, क्योंकि 8 करने कंप्लीट तो 4 हैं। अगर 4 लेगा तो भी 8 होंगे और कोई देगा तो कितनी रहेगी? 4 रहेगी। तीसरा पॉइंट, यदि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 है,
इलेक्ट्रॉन कितने हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उन तत्वों की संयोजकता क्रम से कितनी होती है, 3 2 1 होती है। सर जी का बीमारी आ गई 3 2 1, नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्यतम कोश का अष्टक कब पूर्ण होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पर पूर्ण होता है। कितना पर होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पर पूर्ण होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 5, 8 - 5 बराबर कितना हो गया, 3। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसके लिए, 3, तो संयोजकता कितनी होगी इसकी, 3 होगी। दिक्कत भाई, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, कितने एक और चाहिए, 2 और चाहिए, संयोजकता कितनी होगी इसकी, 2। कितने हैं बाह्यतम कोश में, 7, कितने और चाहिए, 1, संयोजकता कितनी होगी। दिक्कत, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो उस तत्व की संयोजकता क्रम से क्या होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0। यदि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 8 है, तो उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी। और वर्ग संख्या जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जो वर्ग संख्या 18 है, कौन सा वर्ग संख्या है, 18। लास्ट वाला जो वर्ग है जिसमें थे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, लास्ट वाला वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी का आप देखना, उसमें लिखा हुआ है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन वगैरह जो हैं, ये सबके सबकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। इसको शून्य वर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, शून्य वर्ग कहते हैं। और इन सब जो भी शून्य वर्ग में जो भी गैसें आ रही हैं, उन सभी गैसों को उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। पेपर में प्रश्न आ जाता है कई बार कि कोई 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम बताइए। अब बच्चों को पता नहीं उत्कृष्ट गैस कहां पाई जाए, कौन कौन सी, तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि उत्कृष्ट गैस कौन सी हैं। जो 18वें वर्ग में जो गैसें हैं वो सब कौन सी हैं, उत्कृष्ट गैस हैं। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, ये सब की सब कैसी हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, जिनका संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। चले आगे। अब बात आती है कि चलो संयोजकता का निर्धारण हो गया, कैसे कैसे संयोजकता निर्धारण होगा, लेकिन बात यह आती है इसमें कि वर्ग में और आवर्त में संयोजकता की कंडीशन क्या होती है, क्या स्थिति होती है इसकी वर्ग में और आवर्त में। देखिए आवर्त में और वर्ग में क्या स्थिति होती है, वर्ग में देखते हैं सबसे पहले। कुछ नहीं, एक लाइन छोटी सी बस, कि किसी भी वर्ग में पाए जाने वाले समस्त तत्व, एक जो वर्ग है जैसे शुरू का है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, पहला वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी का। CSFR, ये पहले वाला। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, पहला जो वर्ग है, इस पहले वर्ग में जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं, इन समस्त तत्वों की संयोजकता समान होती है। एक वर्ग में पाए जाने वाले समस्त तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। अब हम तुम कोई से निकाल लो, सब की संयोजकता 1 निकल आएगी। देखो हाइड्रोजन को परमाणु क्रमांक 1 रहे, संयोजकता 1 ही रहेगी। सोडियम परमाणु को, लिथियम की देख 3 रहे, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास का लिखेंगे 2,1 लिखेंगे। कितने का बाह्यतम कोश में 1, तो संयोजकता कितने का आएगी, 1 आएगी। सोडियम का वाल निकालो, कितने के 11, कितने लिखेंगे 2,8,1, कितने निकल का आएगी 1, तो यहाँ कितने का आएगी 1। ऐसे सवन कितने निकल आएगी, 1 निकल आएगी। तो किसी भी वर्ग में पाए जाने वाले समस्त तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान पाई जाती है। जैसे कि पहले वर्ग की कितने होती है, 2 होती है। दूसरे वर्ग की कितने होगी, सॉरी पहले वर्ग की 1, दूसरे वर्ग की 2 होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें वर्ग में संयोजकता कैसी होती है, समान होती है, कोई इसमें बदलाव नहीं होता है। बात करें हम आवर्त की, कि आवर्त में क्या कंडीशन होती है। देखिए आवर्त में अनियमितता पाई जाती है। कैसे कि किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलने पर, कोई सा भी आवर्त हो, ठीक है ना, किसी भी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलने पर संयोजकता एक बार बढ़ती है और एक बार घटती है। एक बार 1, 2, 3, 4 तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद घटना प्रारंभ हो जाएगी 3, 2, 1 और अंत में जाकर के 18 वर्ग पर जाकर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दिक्कत इसीलिए ध्यान रखें, संयोजकता का आवर्त में क्या होता है कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो संयोजकता क्रम से एक बार बढ़ती है, एक बार घटती है और अंत में 0 पर जाकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है, आजकल संयोजकता के स्थान पर एक नई चीज का उपयोग किया जाता है।
और वो नई चीज है आपकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए ऑक्सीकरण अवस्था से पहले मैं आपके लिए एक और नई चीज बताता हूं, परिवर्ती संयोजकता रह गई है बीच में से। परिवर्ती संयोजकता, देखिए परिवर्ती संयोजकता क्या होती है। देखिए कुछ तत्व हैं, एक तो आते हैं डी ब्लॉक के तत्व। कौन से आते हैं? डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। एक आते हैं आपके लेंथेनाइड तत्व और एक आते हैं आपके एक्टिनाइड तत्व। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व, ये जो तत्व हैं ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पेपर में प्रश्न आता है कई बार, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कौन कौन से तत्व करते हैं, या किस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो कौन से ब्लॉक के आते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। और कौन से आते हैं? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, जिन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। बात आती परिभाषा से क्या देंगे परिवर्ती संयोजकता की। ऐसे तत्व जो एक से अधिक संयोजकता व्यक्त करते हैं, ऐसे तत्व जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? डी ब्लॉक, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये एक से अधिक संयोजकता व्यक्त करते हैं, इसलिए इनको परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व भी कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाइए आप ऑक्सीकरण अवस्था पर। ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। इस ऑक्सीकरण अवस्था का उपयोग संयोजकता के स्थान पर ही करते हैं। मूल रूप से यहां पर हम परिभाषा होती है इसकी, किसी तत्व के परमाणु के द्वारा या किसी एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। किसी एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व से जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन या आवेश ग्रहण किए जाते हैं वो उस तत्व की क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। परिभाषा आप इसकी ध्यान रखें, किसी एक तत्व के परमाणु के द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो उस तत्व की संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ठीक है भाई, किसी एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व से जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो उस तत्व की क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कि आजकल संयोजकता के स्थान पर किस चीज का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था का उपयोग करते हैं। अब आपकी इस पाठ में बात रह जाती है, एक तो विद्युतऋणता है, एक है परमाणु आकार और धात्विक और अधात्विक गुण, जिनका हम अगली वीडियो में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।